वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स एंड दैट इज़ कार्नोट साइकिल। अब ये कार्नोट साइकिल है क्या, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ब्रशअप कर लेते हैं। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज जब भी इंजन वर्क करेगा तो थोड़ा बहुत हीट डिसिपेशन होता है, डिसिपेशन फोर्सेस होते ही हैं जो एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाती। देन द क्वेश्चन अराइजेस, किसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है? तो उसके लिए एक सैडी कार्नोट, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक इंजन बनाया था। एक इंजन बनाया नहीं था बट एक कॉन्सेप्ट बताया था। एंड दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स एन आइडियल सिचुएशन, ऐसा इंजन एक्चुअल में नहीं होता। कार्नोट साइकिल जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग आइडियल कॉन्सेप्ट इज दैट वी हैव स्टडीड बिफोर कि हीट इंजन्स में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकती, बिकॉज थोड़ा बहुत हीट डिसिपेशन होता ही है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो पाएगी। बट यह हम लोग ये साइकिल जो स्टडी करेंगे उसके अंदर जो हम लोग चार प्रोसेस देखने वाले हैं वो चारों के चारों रिवर्सिबल प्रोसेस के अंडर में चलेगी। कि आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, ऐसे करके एक रिवर्स प्रोसेस होगी। इसीलिए इसको आइडियल प्रोसेस माना जाता है। अभी 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती, तो किसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है? दैट इज ऑफ कार्नोट इंजन। अब कार्नोट इंजन के वर्किंग में 4 साइकिल्स हैं और यू कैन से कि कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। कौन से हैं? मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यहाँ पे 4 प्रोसेसेस होगी। वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्रोसेस होने वाली है। उससे पहले चैप्टर के प्रीवियस एंड्स में आपने ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि अगर कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसमें वर्क डन कितना होता है, एडियाबैटिक होता है तो वर्क डन क्या होता है। प्लस हमने ये भी देखा है कि जो हीट हम लोग इनपुट में देते हैं वो क्या होता है। जो भी इनपुट में हीट दी जाती है दैट इज बीन यूटिलाइज्ड टू डू सम वर्क, एंड जो रेस्ट हीट बच जाती है दैट इज बीन रिलीज्ड आउट ऑफ द सिस्टम। So from that you can write this formula that Q1, that is the amount of heat supplied to the system, that is equals to work done on the system plus the amount of heat supplied. And then इस डेरिवेशन का मेन मकसद ही ये है कि हमें एफिशिएंसी निकालनी है, कार्नोट की एफिशिएंसी कितनी होती है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। नाउ आउटपुट इज द वर्क डन जो हमें मिल रहा है, एंड इनपुट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। अब एक चीज़ ये भी देखें कि हीट इंजन में और रेफ्रिजरेटर में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक हीट इंजन जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है कि अगर हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनपुट में अगर हम लोग हीट देते हैं तो वो कुछ आउटपुट में हमें वर्क डन देगा। एंड अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में वर्क डन कुछ करते हैं तो बदले में वो थोड़ी बहुत हीट या थोड़ी बहुत क्या सिस्टम की हीट वो सिंक में रिलीज कर देता है। ये एक रीज़न है कि आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो फ्रिज में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो करता है इसी फिनोमेना पे है कि जब हम लोग वर्क डन करते हैं रेफ्रिजरेटर में, दैट मीन्स हम लोग पावर सप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, वो उस सब्सटेंस की पूरी हीट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट निकाल के एटमॉस्फेयर को दे देता है। इसलिए आपके फ्रिज का जो पीछे का हिस्सा होता है वो गर्म रहता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट हीट, प्लस जो कंप्रेसर चलने की वजह से जो हीट रिलीज होती है वो। सो लेट्स स्टार्ट विद कार्नोट साइकिल। 4 प्रोसेस मैंने बताया था। 4 प्रोसेस कौन सी हैं? फ्रॉम 1 to 2, that is isothermal expansion. Now we have seen that isothermal expansion अगर होता है तो उसमें टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। So let us consider कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज P1, टेम्परेचर इज T1। यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुई कि हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किए सिस्टम को। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन में होता क्या है दैट वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। जैसे आपने एक्सपांशन का देखा होगा, किसी भी सिलेंडर में अगर गैस को हीट मिल जाती है तो एक्सपांड होता है, वो एक्सपांड होने से फिर पिस्टन अप जाता है। सो वी कैन से दैट द वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सेकंड पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उसका प्रेशर P2 हो जाएगा,
वॉल्यूम V2 हो जाएगा, एंड बिकॉज इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर तो T1 ही रहेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी फ्रॉम 2 to 3, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। ये एडियाबैटिक एक्सपांशन में होता क्या है, दैट देयर इज नो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कोई अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ना सिस्टम के अंदर जाती है ना सिस्टम से बाहर जाती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसका जब ये 3 पे पहुंचेगा, प्रेशर वुड बी V3, वॉल्यूम वुड बी V3, टेम्परेचर वुड नाउ चेंज, लेट दिस टेम्परेचर बी T2। अभी ये प्रोसेस यहाँ से ऐसे हो रहा है, सेकंड से थर्ड गया। नाउ ये दो जो प्रोसेस है ना, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, लेट इसकी वजह से जो वर्क डन है दैट इज W1, इसकी वजह से जो वर्क डन है दैट इज W2। दीज टू वर्क डन्स वुड बी बाय द सिस्टम, ठीक है। ये चीज को याद रखना, बिकॉज आगे हमें ये काम आने वाला है। देन अपन आते हैं 3 से 4 पे। जब 3 से 4 पे जाया जाएगा, 3 से 4 अगेन ये एक आइसोथर्मल होगा। अब हम लोग, बिकॉज हमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए, आपका आधी प्रोसेस में एक्सपांशन हो गया, तो वापस उस पॉइंट पे लाने के लिए आपको कंप्रेशन होना पड़ेगा। तो जो 3 से 4 होगा दैट वुड बी आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें क्या होगा कि जो हीट है वो हम लोग सिंक को वापस दे देंगे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम लोग सिंक को वापस दे दे रहे हैं। अब इसमें अगेन टेम्परेचर, बिकॉज आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट वुड बी P4, V4 एंड T2। तो हम लोगों ने चारों कोऑर्डिनेट्स को बना दिया है, चारों बाद में ये 4 से 1 ये बात रहेगा, सॉरी 4 से 1 अगेन ये होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, ओके। तो ये 4 प्रोसेस को हमें स्टडी करना है। अब ये 4 प्रोसेस जब होगी तो हर प्रोसेस के ऊपर कुछ वर्क डन होगा। तो लेट अस फाइंड आउट कि वर्क डन क्या होता है, वन बाय वन। सो लेट अस फाइंड आउट के चारों प्रोसेस में वर्क डन क्या हो रहा है। फर्स्ट वाला प्रोसेस देखते हैं। लेट द वर्क डन बी W1 बिकॉज इट्स फ्रॉम आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल में क्या फॉर्मूला है, म्यू RT ln V2 अपॉन V1। अगर उसको हम लोग हमारे प्रोसेस में लगाते हैं देन इट वुड बी म्यू R, हमारा टेम्परेचर यहाँ पे रह रहा है T1, तो यहाँ पे आएगा T1 ln V2 बाई V1, ठीक है, V2 बाई V1। नेक्स्ट वन वुड बी वर्क डन ड्यू टू दिस प्रोसेस। ये आइसोथर्मल था, ये एडियाबैटिक होगा, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन एक बार लिख देते हैं, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड दिस वन अगेन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब W2 निकालते हैं। W2 दैट इज बिकॉज द वर्क डन बाय एडियाबैटिक एक्सपांशन। W2 का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, एडियाबैटिक में क्या रहता है, म्यू R T1 माइनस T2 अपॉन लैम्बडा माइनस 1। तो एडियाबैटिक में हम लोग लगा देते हैं, ओके, एडियाबैटिक में लगा देते हैं म्यू R, यहाँ पे टेम्परेचर है अपना T1 माइनस T2 अपॉन लैम्बडा माइनस 1, ओके। नाउ 3 से 4 में जाते हैं। 3 से 4 में क्या होगा, अब देखो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे थे, इसलिए इसका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा था। एक्चुअली ये है क्या, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू हीट, तो हमने हीट जो थी वो सिस्टम को दी थी। अब 3rd से 4th में क्या हो रहा है, सिस्टम सिंक में दे दे रहा है, मतलब वो अपनी हीट लूज कर रहा है, इसलिए इसमें जो वर्क डन होगा दैट विल कम विद माइनस साइन। अगर हम लोग इधर देखें तो इट इज म्यू R, यहाँ पे टेम्परेचर अपना T2 ln ऑफ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सॉरी, यहाँ पे म्यू R, फिर अपना वॉल्यूम हो जा रहा है V4 अपॉन V3। अब ये मैथ्स वालों को अच्छी तरह पता होगा कि ln V4 अपॉन V3 ये होता है ln V4 माइनस ln, ये ln इज नेचुरल लॉग
-v3। अगर हम लोग ये माइनस साइन को अंदर ले लेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगाएं, सो इट वुड बी ln v3 माइनस ln v4। तो ये माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस वुड बी रिटर्न एज म्यू r t2 ln of v3 by v4। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 4 to 1, दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसका फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, म्यू r t1 माइनस t2। तो यहाँ पे ये होता t2 माइनस t1 अपॉन गामा माइनस 1, इसका भी माइनस साइन अंदर ले जाते हैं, सो इट वुड बी म्यू r t1 माइनस t2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, तो अब ये अपने पास हो गया कि हमने चारों प्रोसेस के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अभी पूरी साइकिल के हिसाब से क्या वर्क डन हो रहा है वो हमें नेट वर्क डन निकालना है। अब दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कैसे करना है। अगर आपको ग्राफिकली समझना है तो वर्क डन क्या होता है, इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। व्हाट वुड बी द वर्क डन, दैट वुड बी द एरिया अंडर द कर्व। अगर हम लोग ये फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड का एरिया अंडर द कर्व निकालें तो ये कुछ ऐसे नीचे जाएगा और इतना पूरा का पूरा एरिया, मैं अभी मार्क नहीं कर रहा वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया अपना वर्क डन होगा। ठीक है, जो वर्क डन सिस्टम ने किया। हमने कौन सा वर्क डन किया, इसको बाहर निकालने के लिए, हीट को बाहर निकालने के लिए 3 से 4 और 4 से 1। तो 3 से 4 में तो ये नीचे वाला हिस्सा आएगा और 4 से 1 में ये यहाँ से ऐसे थोड़ा और नीचे जाएगा, ऐसे इतना पार्ट जाएगा। तो जो हमारा टोटल वर्क डन है, नेट वर्क डन जिसको अपन बोलेंगे, वो क्या होगा, इट वुड बी द एरिया इन दिस, इसका जो एरिया होगा दैट वुड बी द वर्क डन। ये ग्राफिकली था। अगर आपको ग्राफिकली फिर भी समझ में ना आए तो उससे भी सिंपल एक बताता हूँ। यहाँ पे W1 एंड W2 इज द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड W3 एंड W4 इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जो तो नेट वर्क डन होगा ना, तो उसको अपन W लेते हैं, दैट वुड बी W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। इतना वर्क डन सिस्टम ने किया, इतना वर्क डन हमने किया, तो नेट वर्क डन कितना हुआ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। सो इसको अगर हम लोग देखेंगे, इट इज़ W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। नाउ अगर आप गौर से देखें, इनकी वैल्यूज़ आप इसमें पुट ऑन करेंगे, देन सी दिस वन म्यू आर W2 एंड W4, म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ पे भी म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास बचेगा W1 माइनस W3। तो इसकी वैल्यू हम लोग इसमें प्लॉट करके देखते हैं। मैं ये ग्राफ हटा देता हूँ अब। W1 माइनस W3 अगर हम लोग लिखते हैं, देन इट इज़ कहाँ गया भाई, ये रहा, इट इज़ म्यू आर T1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस म्यू आर T2 ln ऑफ V3 अपॉन V4। ओके, नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने पहले पढ़ रखा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट पी वी रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमने P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा किया था। सिमिलर बेस पे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी लिख सकते हैं, दैट टेम्परेचर वॉल्यूम गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक तो इसको पहले इक्वेशन 1 दे दो। ओके, दिस इज द टोटल वर्क डन। तो टी वी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। इसको हम लोग प्रोसेस, जो हमारी दो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही थी, दैट वाज फ्रॉम 2 to 3 एंड 4 to 1, अगर उसमें अप्लाई करें, देन टेम्परेचर 2 to 3 में था
T1 V1 T1 V2 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V3 गामा -1। और अगर 4 से 1 में इसको लगाते हैं देन टेम्परेचर 4 पे क्या था अपना, था T2, वॉल्यूम था अपना V4 गामा -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पे हो जाता है T1 V4 गामा -1। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लोग ये इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सो वी आर हैविंग T1 V2 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V3 गामा -1। वी नीड हियर V2 upon V1 and V3 upon V4, so we just need the ratio of volume, we don't need any power on it। so पहले तो वॉल्यूम्स को साथ में कर दो, V2 upon V3 ये गामा -1 हो जाएगा, दिस इज T2 upon T1। बिकॉज वी डोंट नीड एनी पावर, रेशियो के ऊपर कोई पावर नहीं चाहिए, व्हाट विल डू, पावर को उस तरफ ले जाओ, V2 upon V3 दिस इज इक्वल्स टू T2 upon T1, यहाँ पे पावर हो जाएगा 1 upon गामा -1। यही का यही चीज़ अगर अपन दूसरे में डालेंगे देन इट वुड कम आउट टू बी V4 upon V1 पर गामा -1 इज इक्वल्स टू T1 upon T2। बिकॉज यहाँ पे T2 upon T1 है, इधर T1 upon T2 है, तो इसको अपन रेसिप्रोकल कर देते हैं पहले ही। सो दिस वुड बी V1 upon V4 रेज़ टू पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 upon T1। नाउ बिकॉज हमें यहाँ पे कोई पावर नहीं चाहिए, ये पावर को उस तरफ ले जाओ, सो इट वुड कम आउट टू बी 1 upon गामा -1। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस को बड़े गौर से देखो, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। यहाँ पे राइट हैंड साइड में दोनों तरफ T2 upon T1 1 upon गामा -1 है, इधर भी और इधर भी। सो इफ दो इक्वेशंस के RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, दैट V2 upon V3 इज इक्वल्स टू V1 upon V4। वी डोंट नीड दिस, व्हाट वी नीड V2 upon V1 चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो वी विल गेट V2 upon V1 इज इक्वल्स टू V3 upon V4। ये अपने को मिल गया। अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ। अब देखो क्या करना है, अब इधर से मैं इधर चला जाता हूँ। चलो बड़ी दिक्कत है भाई साहब। ऋतुजा कुछ डाउट हो तो भेज देना भाई, वापस भेज देना, फ़ोन लगा देना। तो अभी इसको हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, V2 upon V1 इज इक्वल्स टू V3 upon V4। अब इस इक्वेशन को अपन यूज़ करेंगे, किधर करेंगे, इधर 1 पे लगा देते हैं। इसको 2 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो इसको अगर इधर देखेंगे कि V2 upon V1 दैट इज इक्वल्स टू V3 upon V4, लेकिन इसको अभी डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले अपने को इसका जिस मकसद से अपन डेरिवेशन कर रहे थे पहले वो तो लिख दें। वो मकसद क्या है, वी नीड टू फाइंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स ये है, ये ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये अपना आउटपुट अपॉन इनपुट। ऋतुजा को डाउट होता फ़ोन कर देना, श्रद्धा, देवी, शुभ्रा, सब लोग, ठीक है, डरना मत। आउटपुट अपना क्या है, आउटपुट अपने को मिला है वर्क डन, तो अभी हंसो मत। वर्क डन अपॉन इनपुट क्या है, इनपुट अपना है हीट। हीट अपनी कितनी दी थी भाई, Q1 दी थी। अभी अपन ने प्रीवियस जब डेरिवेशन स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले, तो अपन ने क्या लिखा था, दैट Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2। सो W की वैल्यू निकालनी है, देन इट इज़ कमिंग आउट टू बी Q1 माइनस Q2। अब बड़ा लंबा डेरिवेशन है यार ये। सो दिस वुड कम आउट टू बी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 अपॉन Q2 बाई Q1। तो ठीक है, अब अपने को इतना मिल गया। अब अपने को Q2 और Q1 की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये तो अपन दी नहीं है, तो Q2 और Q1 की वैल्यूज़ बेसिकली है क्या, इस पूरे साइकिल में 4 प्रोसेस हुई, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, या सीक्वेंस में देखें तो आइसोथर्मल एक्सपांशन, देन एडियाबैटिक एक्सपांशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसमें जो Q1 था दैट वाज एडियाबैटिक, जो एक्सपांशन हुआ उसमें जो वर्क डन हुआ दैट इज़ Q1,
क्योंकि जितना हमने हीट दिया है वही तो वर्क डन में कन्वर्ट होने वाला था। एंड देन उसके बाद आया था एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में हीट कुछ थी नहीं, बिकॉज एडियाबैटिक में वी नो दैट हीट ट्रांसफ़र कुछ होता नहीं है, तो उसमें हीट ज़ीरो थी। देन विल कम टू आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो वर्क डन था वही हीट थी, दैट वाज Q2। एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसमें भी हीट ट्रांसफ़र कुछ था नहीं, तो हीट कुछ थी नहीं। सो Q2 में अपन डाल सकते थे 1 माइनस म्यू आर, कौन सा था भाई, म्यू आर T2 ln ऑफ V3 अपॉन V4, और Q1 में अपन डाल सकते थे म्यू आर T1 डाल सकते हैं इज इक्वल्स टू ln ऑफ V2 अपॉन V1। ये म्यू आर कट हो जाएगा। Here you will get coefficient of expansion, coefficient of performance, sorry, coefficient of performance as 1 minus T2 upon T1. There is not T2 mama, T1 T2 T2 T1, okay, V3 upon V4 whole upon ln V2 upon V1। अब देखो अपन ये देख रखा है V2 upon V1 और V3 upon V4 ये दोनों इक्वल हैं, तो भाई साहब ये तो हो जाएंगे कट। तो हमारे पास जो बचा, आपके पास जो बचा, दैट इज़ 1 माइनस T2 अपॉन T1। दिस इज़ द एफिशिएंसी फार्मूला फॉर कार्नोट साइकिल। फाइनली डेरिवेशन अपना कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरह से लिख के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। एंड इसको लिख के करना। तो एंड लिखने के वक्त है ना, आप माइंड में सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना कि पूरे साइकिल 4 प्रोसेस के ऊपर है। आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, चारों के वर्क डन निकालो। W1 और W2 इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम, W3 W4 इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेट वर्क डन निकालें। नेट वर्क डन निकालने के बाद अपने एफिशिएंसी के फॉर्मूला में उसको डालें एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आई होगी। Thank you and wait for the next video.